क्या इस बार दिल्ली में चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलीला मैदान में रैली के बाद पूरे देश में सबसे बड़ी बहस इसी बात पर चल रही है। नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं और जवाब में अरविंद केजरीवाल भी अपने सभी पुराने पैतरों के साथ खुलकर मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस बड़े नेताओं पर दांव आजमाकर खोई जमीन वापस पाना चाहती है। तीनों पार्टियों के इस दांव पेंच के बारे में जनता क्या सोचती है? क्या मोदी की रामलीला मैदान रैली के बाद दिल्ली का मूड बदला है? दिल्ली के चुनाव से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प सवालों पर इंडिया न्यूज और सी वोटर की टीम ने दिल्ली के लोगों की राय जानी है। दिल्ली के चुनाव पर यह सबसे ताजा सर्वे है जिसमें आप मोदी और दिल्ली में मोदी के मैजिक और सियासी दलों की जमीनी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोदी की रैली से कितना बदला है दिल्ली का मूड और किस इनकम ग्रुप के लोगों के बीच किस पार्टी या नेता की पैठ ज्यादा मजबूत है, ये आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे। उससे पहले आपका परिचय आज की बड़ी बहस में शामिल होने वाले खास मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं, youthforcongress.com के मेरे सबसे खास मित्र शहजाद पूनावाला हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना कल्बे रशीद रुशेद रुजवी साहब हैं और लक्ष्मीनगर के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिंदी हमारे साथ हैं। साथ ही सर्वे का विश्लेषण करने के लिए सी वोटर से सेफोलॉजिस्ट मनु शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। अनुराग, आपके चेहरे पर मुस्कान है और ये बताइए कि दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी आपने सुनी थी क्या? बिल्कुल, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैली किसने नहीं सुनी होगी दीपक। केवल दिल्ली ने नहीं बल्कि पूरे देश ने सुनी थी। रैली में क्या अच्छा लगा ये बेहतर होगा ये हम जान लें कि दिल्ली वालों को उसमें क्या अच्छा लगा और कितने प्रतिशत लोगों को अच्छा लगा। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूं भाई, मुझे क्या अच्छा लगा। मुझे आप ये सवाल पूछकर इसलिए मत फंसाइए क्योंकि मैं एक पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही, आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा। जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही वो सारी बातें अच्छी थी। मतलब क्यों निकाल रहे हैं? जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही वो सारी बातें अच्छी थी क्योंकि सारी बातें दिल्ली के भले की थी, सारी बातें देश के भले के लिए थी। लेकिन हाँ, मेरा जरूर नेताओं की तरह जवाब दे रहे हैं, पत्रकार की तरह नहीं। चलिए, यही सवाल हमने जब दिल्ली की जनता से पूछा कि नरेंद्र मोदी की रामलीला मैदान की रैली में उन्हें क्या फायदा होगा, तो देखिए 56% लोगों को लगता है कि हां उन्हें फायदा होगा। 56% लोगों ने माना है कि रामलीला मैदान में मोदी की रैली से बीजेपी को फायदा होने वाला है। 33% लोग जानते हैं कि फायदा नहीं होगा, जबकि 11% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि फायदा होगा या नहीं होगा। आइए अब इसको इनकम वाइज भी जान लेते हैं कि इनकम वाइज लोगों से जब यह सर्वे किया गया तो क्या नतीजा सामने आया। लोएस्ट इनकम ग्रुप में आप देख सकते हैं 58% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, 29% लोगों का मानना था कि नहीं होगा, कह नहीं सकते वाले 13% लोग थे। मिडिल इनकम ग्रुप में 56% लोगों ने माना कि हां फायदा होगा नरेंद्र मोदी की रैली से बीजेपी को। 34% ऐसे थे जिन्होंने माना कि फायदा नहीं होगा। 10% यहां भी ऐसे हैं जो कह नहीं सकते। हायर इनकम ग्रुप में अगर हम गए तो वहां 55% लोगों ने कहा कि फायदा होगा। 32% लोग ऐसे थे जिन्होंने माना कि फायदा नहीं होने वाला इस रैली से बीजेपी को कोई, और 13% ऐसे थे जो बोले कह नहीं सकते। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, ये तो आपकी लुटिया डुबो देगा ये सर्वे? नहीं दीपक जी, आप की लुटिया बिल्कुल नहीं डूबेगी। आप मोदी की लहर चल गई साहब, आप देख नहीं रहे। 56% लोग बोलते हैं कि मोदी की रैली ने से बीजेपी को फायदा होगा। इसी 56% के बाद ही इसी स्टूडियो में मुझे आपके यहाँ से बुलाया गया था और आप ही ने एक सर्वे दिखाया था कि सिर्फ 1% का फर्क दिख रहा है आवाम का। नहीं, ये मोदी की रैली के पहले का सर्वे था मौलाना साहब, आप भूल रहे हैं। मोदी की रैली के बाद का सर्वे है, पहले और बाद। मैं आपको इतना बता देना चाह रहा हूं कि आम आदमी की जो गति है बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अगले हफ्ते भी हम यहाँ बैठक में बैठ लेंगे और आप यकीन कीजिएगा कि ये सूरज ढलने वाला नहीं है, निकलने वाला है। नहीं, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अभी चढ़ने की तो बात हम कर ही नहीं, अभी तो चढ़ेगा। नहीं, चढ़ेगा तब सरकार बनेगी ना। हम तो कह रहे हैं चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा।
चढ़ गया था जब 28 सीट मिल गई थी, ढल जाएगा जब 28 सीट के बाद ढलना शुरू हो जाएगा भाई। दीपक भाई, लोग तो ये कह रहे हैं, मुझे बड़ा भरोसा है मुझे, और इस भरोसे में मैं इतना ही जुमला कहूंगा, दिल्ली के दिल में अगर वाकई झांक के देखना है तो रास्ते पर आना होगा, और रास्ते पर आपको सिर्फ आप दिखाई देंगे। ये सर्वे रास्ते पर ही हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं, यकीनी तौर पर आपके बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे बाद में जिन सवालों में कहीं ना कहीं आपको आप दिखाई देगी। नहीं, मुझे तो आप नजर आता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं नजर आती है। मुझे दीपक भाई इसका बहुत भी नजर आता है। आपके तौर पर शहजाद पूनावाला भी नजर आते हैं, अनुज जी भी नजर आते हैं, आप भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं नजर आ रही है। बहुत हमें तुम ही कहो तो ठीक रहेगा। नहीं, आप तो नहीं है। नहीं हम आपके होने भी नहीं चाहते। आप पार्टी के नहीं, आप पार्टी के नहीं की बात कर रहा हूं मैं। पर मैं आपको एक बता दूं, देश का सबसे जो विश्वसनीय सर्वे होता है वो चुनाव होते हैं। कंटोनमेंट के रिजल्ट आए हैं, उसमें 11% कांग्रेस का वोट बढ़ा है, इनकी 15% घटी है, और मोदी जी के सुशासन भरे बयानों के बाद 3% भाजपा के वोट गिरे हैं। कोई बात नहीं शहजाद भाई, आप कैंटोनमेंट से ही खुश हो जाओ, आप कैंटोनमेंट से ही खुश हो जाओ, लोकसभा और विधानसभा से मत खुश हो। चुनाव में तो वही लोग, नहीं, आप कैंटोनमेंट से ही खुश हो जाओ बस। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सीधे चलते हैं अश्विनी उपाध्याय के लिए वोट डालने वाले वही जनता है जिनका वोट विधानसभा में पड़ेगा। इसीलिए तो 44 सीटें हैं आपको लोकसभा में। देखिए, कैंट में भी कांग्रेस के वोट बढ़े हैं तो भाजपा खुद चाह रही है कांग्रेस के वोट कुछ बढ़े ताकि वो आम आदमी पार्टी की और उनके बीच में बंटवारा हो जाए, जिससे बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए। मुझे लगता है कि यदि बीजेपी के केवल 3% वोट घटे हैं और कांग्रेस के 11% बढ़े हैं तो शायद ये विधानसभा की शक्ल जो है 40 क्या 50 पार भी बीजेपी को ले जा सकती होगी। कहीं ये ना नहीं, ये तो बीजेपी की मदद के लिए बैठे हैं। शीला दीक्षित तो बयान दे चुकी है कि भाई शीला दीक्षित तो बयान दे चुकी है, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर देंगे, वो तो कह चुकी हैं। जवाब देने का भी मौका दे। हाँ, दीजिए खुल के दीजिए। जो मैंने बार बार कहा है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है। आज उनका हेडलाइन दूसरे चैनल पे भी एक इंटरव्यू चल रहा है, और जो भी कोएलिशन और अलायंसेस की बात है वो एंटनी जी जो कमेटी हेड करते हैं इसके बारे में, अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष है, और कैंपेन कमेटी के चीफ अजय माकन से इस पर आप जाके बातचीत कर ली। उन्होंने बोला है कि वो व्यक्तिगत राय हो सकती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुशासन के आज 2 अद्भुत अनुभव आज हुए हैं। एक केंद्र मंत्री जो है जेल जा रहे हैं, और एक हमारे दिल्ली के पार्षद है जिनकी आप गुंडागर्दी पे आप ही रिपोर्ट दिखा रहे हो। तो यही है सुशासन का मॉडल। तीसरा चर्च जला, जब भी मैं आपके शो पे आता हूं सर, एक चर्च जल जाता है हमारी दिल्ली में, ये भी आप नोट कीजिएगा। पिछली बार रोहिणी का जला था, आज विकासपुरी का जल रहा है। सांप्रदायिक तनाव मचा हुआ है, और ना दिल्ली के विकास के लिए एक कार्य उन्होंने किया है। अरुण जेटली जी बजट पास कर रहे हैं। आज गया था मैं कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने शशि थरूर के बारे में, उसके बारे में कांग्रेस डिफेंड नहीं करती। सर मैं उसके बारे में 9:40 को आपके अंग्रेजी चैनल पर जवाब दूंगा। अगर आपको उस पर डिबेट करनी है तो मैं उसके ऊपर भी पूरी तरह नहीं, आप सेलेक्टिव वो लेते हैं ना, सेलेक्टिव उठाते हैं, सेलेक्टिव उठाते हैं शहजाद पूनावाला। एक क्विक कमेंट में अश्विनी उपाध्याय से लेना चाहूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या मोदी की रैली ने दिल्ली के माहौल को बदला है? 56% लोग मान रहे हैं हाँ बदल दिया है। जिस दिन मोदी जी जून में आए थे, माहौल जब यहाँ पे जून में मोदी जी ने शपथ लिया, माहौल तब से बदलना शुरू हो गया, देश का बदलना शुरू हुआ और दिल्ली का भी बदलना शुरू हुआ, और इस रैली ने उसको और आगे बढ़ा दिया। पूरी तरीके से दिल्ली का माहौल मोदी में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है चुनावों का, कि जल्दी से चुनाव हो, परिणाम आए और एक अच्छा सुशासन दिल्ली प्रदेश में शुरू किया जाए। हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां तक रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप इन दोनों के अगर लाइन उठा के देखिए, बटला हाउस इनकाउंटर को दोनों ही फेक बताते हैं। बांग्लादेशियों को दोनों दिल्ली में नागरिकता प्रदान करते हैं, दिल्ली में दोनों का उनका धर्म परिवर्तन आपके लोग करा रहे हैं, राशन कार्ड बनाते हैं। पिछले 15 सालों में राजेश्वर सिंह उनका धर्म परिवर्तन करा के पिछले 15 सालों में 15 लाख से ज्यादा। आप दिल्ली की बात करेंगे, बीच में ना बोले, रेप क्यों बढ़े हैं? शहजाद भाई बीच में नहीं, हम अपनी बात रख लें। 30% रेप क्यों बढ़े हैं? दिल्ली पे तो अच्छा होगा अश्विनी भाई। आपको बांग्लादेश और यूनाइटेड नेशंस की बात करनी है तो उस पर भी चर्चा शहजाद भाई। दिल्ली की बात कीजिए सर, कितने फ्लाईओवर? बांग्लादेशियों को दिल्ली में 15 लाख वोटर आईडी कार्ड किसने बचाया?
दिल्ली में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा योगदान है और ये काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। तो आपका केंद्र और मंत्रालय क्या आगे उसको बढ़ाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। केंद्र मंत्रालय क्या कर रहा है? बांग्लादेशी आसाम से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, पिछले 15 साल में शीला दीक्षित जी ने अच्छा राशन कार्ड बनवाना शीला दीक्षित जी ने काम किया। 15 सालों में शीला दीक्षित जी ने यही काम किया। ऊबर रेट और उसको अच्छा हम सर्वे के सवाल कर रहे थे, मैंने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अश्विनी भाई आप कहां पहुंच गए? चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। और दूसरा सवाल क्या है अनुराग? कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता है शहजाद पूनावाला से, दूसरा फिर सवाल इसका जवाब लेंगे हम। बिल्कुल, दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली में पहले ही हार मान ली है दीपक? और इसका जवाब देखिए, इसका जवाब जो ओवरऑल हमें कंसोलिडेटेड आंसर मिलता है 71% लोग कहते हैं कि हां लगता तो यही है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। 27% को नहीं लगता कि ऐसी बात है और 2% वो हैं जो कह नहीं सकते। इनकम वाइज देख लेते हैं अब इस डेटा को, इनकम वाइज लोगों की क्या राय निकल करके आई है। देखिए LIG 75% लोग मानते हैं कि हां हार मान ली है, 22% नहीं और 3% कहते हैं कह नहीं सकते। MIG में यह आंकड़ा 66% लोग मानते हैं कि हां हार मान ली है कांग्रेस ने। इसके अलावा 32% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, 2% कह नहीं सकते। 82% आंकड़ा हो जाता अगर HIG में हम जाते हैं हाईएस्ट इनकम ग्रुप में। 14% इस ग्रुप में लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और 4% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। बिल्कुल अनुराग, तो सबसे पहले शहजाद पूनावाला 71% लोग मानते हैं, तो कांग्रेस को तो घर बैठ जाना चाहिए। देखिए सर, इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा आपको फ्रैंकली बोलना चाहूंगा कि ये परसेप्शन बना हुआ है कि हम लोग जो है हार मान चुके हैं। इसीलिए इसको दुरुस्त करने के लिए आपने देखा है कांग्रेस कमेटी के जो कैंपेन के मानते हैं ना परसेप्शन बना हुआ है? जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ, मुझे पर इसको थोड़ा साफ गोई से स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, चलो बढ़िया है। तो मुझे एक 10 सेकंड दे दीजिए इसको एड्रेस करने के लिए। 10 सेकंड? हाँ 10 सेकंड टाइम शुरू होता है आपका। बिल्कुल सर, हमारे 69 कैंडिडेट्स आज रात तक घोषित हो जाएंगे जो किसी पार्टी के नहीं हुए। दूसरी बात, अजय माकन को कैंपेन चीफ बना दिया है ताकि इसी चीज को दुरुस्त किया जाए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अरविंदर लवली, हरून यूसुफ, शीला दीक्षित, उनके सुपुत्र संदीप दीक्षित, मुकेश शर्मा, ये लोग सब मिलकर कर रहे हैं। और मैं आपको कैंपेन स्लोगन भी सुना सकता हूँ, इसके होर्डिंग सब जगह आ जाएंगे। विकास की डोर टूट गई। हाँ, विकास की डोर टूट गई विकास की सरकार से कांग्रेस की डोर टूट गई। ये है आपका स्लोगन, सरकार से कांग्रेस की डोर टूट गई। एक सेकेंड, 7 महीनों में जो विकास का वादा मोदी जी ने किया था वो सारे वादे अधूरे रह गए। कौन सा वादा किया था मोदी जी ने दिल्ली से? मोदी जी तो बोल रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार दो। जी सर, आप कह रहे थे बहुमत मत दो। आपको 15 लाख ब्लैक मनी के मिले दीपक जी, मुझे तो नहीं मिले। आपको यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव मिला। आपको यहाँ पे इन्होंने जो फ्लाईओवर बनाने थे बनाए, इतने साल से हमने बनाए। मैं आपको गिनती के दे सकता हूँ, 70 फ्लाईओवर बनाए हम लोगों ने, 67 ओवरब्रिज बनाए हम लोगों ने, 3 आप लास्ट टाइम पूछ रहे थे 3000। और ये सब अटल बिहारी वाजपेयी शुरू करके गए थे। अरे सर, तो हम उनको भी नमन करते हैं, पर पूरा तो हमने किया, मेट्रो पूरा हमने किया। पर आज सब अटल बिहारी वाजपेयी शुरू करके गए थे। एक सवाल मैं पूछूं, 49 दिन की सरकार पे तो कितना टीका करती है बीजेपी? तो 7 महीने में इन्होंने क्या किया? क्योंकि बजट तो ये लोग पास कर रहे थे, कानून व्यवस्था बिगड़ी है। मुख्यमंत्री थे मौलाना साहब के, क्यों बिन्नी साहब? अरे सर, पर केंद्र सरकार बजट पास कर रही थी, केंद्र सरकार कानून व्यवस्था संभाल रही थी, तो इन्होंने क्या किया? बिन्नी साहब, 49 दिन की सरकार में आप भी MLA थे, आपने क्या किया बताइए? किसी को न कुछ करने का मौका मिला, क्योंकि धरने से फुर्सत नहीं थी, लोगों को बुलाने से फुर्सत नहीं थी, कहीं किसी चीज पे किसी विषय पे बात नहीं हो पाई। उनको तो ये लगा कि कैसे हम सरकार को छोड़ के और दिल्ली को छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाए। उनको ये लगा कि इससे अच्छा मौका कुछ नहीं आने वाला है। आपके पूरे देश में आपके अनुकूल एक समय आ गया है, इसमें जितना अधिक से अधिक आप ग्रोथ कर पाओ, जितना अधिक से अधिक पदों पर आप पहुंच पाओ, ऐसी मानसिकता के साथ आम आदमी पार्टी ने काम किया और दिल्ली को अधर में छोड़ के भागे। जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात आम आदमी पार्टी ने किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में कुछ नहीं किया। इस देश में अराजकता फैलाई, इस देश में बाकी चीजों को डिस्टर्ब किया। कहीं ना कहीं जितना वो कर सकते थे लोगों को डिस्टर्ब करने का काम, उतना किया। अच्छा काम मुझे लगता है एक भी बताने की ना आम आदमी पार्टी के लोग पास है, ना और दिल्ली वासियों के पास इस बात का कोई जवाब है कि उन्होंने अच्छा क्या किया है। अश्विनी उपाध्याय जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब तो मुकाबला आपका और आम आदमी पार्टी का, आपका नहीं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। कांग्रेस ने खूब लूटा, पूरे देश में लूटा, पिछले 15 साल में दिल्ली को लूटा और दिल्ली को लूट लूट के दिल्ली में पूरा गड्ढा नहीं बल्कि तालाब खोद दिया। जो कह रहे हैं ना 15 फ्लाईओवर बनाए और क्या बनाए, अरे कितना माल खाया दिल्ली से वो तो बताओ, वो नहीं बताएंगे। अब जब मैं जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
कोई उनके पास विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, केवल झूठ बोलने के खिलाफ, और रोज एक नए झूठ, रोज एक नए झूठ। आज भी उन्होंने एक आरोप लगाया हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर, और अध्यक्ष जी ने चैलेंज किया है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर या तो राजनीति से संन्यास ले ले और या तो आरोप सिद्ध करें, अदरवाइज कल उनको क्रिमिनल डिफेमेशन केस। आज भी उन्होंने एक आरोप लगाया हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर, और अध्यक्ष जी ने चैलेंज किया है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर या तो राजनीति से संन्यास ले ले और या तो आरोप सिद्ध करें, अदरवाइज कल उनको क्रिमिनल डिफेमेशन केस, उनके खिलाफ केस भी किया जाएगा। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाना है, दिल्ली को अपराध मुक्त कैसे बनाना है, दिल्ली को बिजली कटौती मुक्त कैसे बनाना है, दिल्ली को गड्ढा मुक्त कैसे बनाना है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा एजेंडा है। मोदी जी ने जैसा रामलीला मैदान से कहा कि अभी ऊपर सफाई शुरू हुई है लेकिन नीचे तक लाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, और 5-5, 10-10 रुपए भी सफाई में मुख्तार नकवी पहले चले गए, साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर की सफाई में नकवी जी पहले साफ हो गए, और आप भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हो कि लोकपाल, सीवीसी, सीआईसी अभी तक नियुक्ति नहीं किया ताकि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर सके, इसलिए इनको नियुक्ति नहीं किया। और अब खबर आ रही है कि सीबीआई के जो पूर्व अधिकारी थे उनको सीवीसी में लेंगे। रंजीत सिन्हा भाई, आप जैसे महान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ हम नमन करते हैं कि आप जनता को पता है कि पहले कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता था। अच्छा, व्यापम घोटाला कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता था कि 1 लाख करोड़ का घाटा नहीं हो जाता था। बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरा। नहीं तो लाख इनकी हजारों करोड़ का काम और जांच करे ना, कौन रोक कराए इनको? लोकपाल लगाएंगे तब तो जांच होगी। लोकपाल से क्यों भाग रहे हैं? रिपोर्ट आई थी, अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप सबूत ले आओ। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी चला रहा है, लोकपाल कौन अगर कांग्रेस में हिम्मत है, नहीं कर रहे ये लोग। अगर कांग्रेस में हिम्मत है, आम आदमी पार्टी में हिम्मत है, तो कोई सबूत लाए। भारतीय जनता पार्टी ऊपर जबरदस्त एक्शन लेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को हम चैलेंज करते हैं, एक भी भ्रष्टाचार का सबूत तो एक सवाल पूछ लूं के ऊपर ले आए और कुछ भी सामने ले आए, सवाल पूछ लूं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। अच्छा शहजाद, एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, यही आम आदमी पार्टी पहले कहती थी, एक मिनट रुको, यही आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि दिल्ली के जो पार्षद हैं भ्रष्ट हैं, और आज की डेट में सबसे ज्यादा पार्षदों को विधायक का इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़वा रही है। तो मतलब वो जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से भ्रष्ट थे, आम आदमी पार्टी में गए तो इतने शुद्ध हो गए कि वो विधायक का टिकट। अरे तो आप अराजक लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हो, शाजिया इल्मी को ले रहे हो, जनता देख रही है। सब लोग जो आपको छोड़ते आपकी पार्टी में आके बैठते, तो आप अराजक लोगों को क्यों ले रहे हो? कल तक अराजक अराजक कह रहे थे, आज आपके ही मंत्री जा रहे हैं अराजक बन के सर्टिफिकेट लेके जेल में। एक मिनट और आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को नक्सलियों में शामिल होना चाहिए। ये मैच्योर स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री को ऐसी बात करनी चाहिए। शहजाद पूनावाला अब आप में जाएंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज, शहजाद पूनावाला अब आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। सच्चाई की बात करूंगा, चाहे वो किसकी तरफ हो। अब अगले 2 सवाल ले लेते हैं। चलो, महात्मा गांधी ने कहा था सच्चाई के पथ पर चलते हुए आगे की राजनीति करनी चाहिए, तो आगे की राजनीति में आप आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे शहजाद? ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुराग अगले 2 सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल। रामलीला मैदान में जब मोदी बोले थे दीपक, तो सबको ये लगा था कि शायद वो केजरीवाल पर नहीं बोलेंगे, और जब बोले तो लगा कि क्यों बोले केजरीवाल पर, उन्होंने सीधा हमला क्यों किया। हमने यही सवाल पूछा कि क्या मोदी ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोलकर ठीक किया। देखिए, 50% लोगों को लगता है कि मोदी ने ठीक किया, 43% ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मोदी ने सीधा हमला बोलकर केजरीवाल पर ठीक नहीं किया, और 7% बोले हम कह नहीं सकते। इनकम वाइज इस डेटा को देख लेते हैं। देखिए, LIG 50% हाँ, 42% ना, 51% MIG के लोग कहते हैं कि हाँ ठीक किया, 42% कहते हैं कि नहीं ठीक किया, 47% HIG ग्रुप में कहते हैं ठीक किया, 48% कहते हैं कि नहीं, उन्होंने सीधा हमला बोल करके ठीक नहीं किया। एक दूसरा सवाल हमने जनता से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल जब भी तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो वो तोड़ मरोड़ कर अपने तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, केजरीवाल क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं? 60% लोग मानते हैं कि हाँ वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, 37% केवल मानते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करते, और 3% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस मामले में कह नहीं सकते। इनकम वाइज इस डेटा को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, LIG में आप 59% का आंकड़ा देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। 37% आंकड़ा बराबर है LIG और MIG में, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जबकि 60% MIG ग्रुप के लोग कहते हैं कि हाँ वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और यही आंकड़ा HIG का भी है, 60 और 38। दीपक,
बिल्कुल अनुराग, और बहुत दिलचस्प सवाल है कि क्या केजरीवाल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सीधे चलूंगा मनु शर्मा के पास, जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, सी वोटर से जुड़े हुए। मनु, बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। देखिए दीपक जी, किसी भी नेता से जुड़ी उसकी एक परछाई होती है, उसकी एक परसेप्शन होती है जनता के बीच में। तो हमारे लिए इस वक्त ये जानना बड़ा ही आवश्यक है कि किस मुद्दों पर लोग अभी वोट देना चाहेंगे। पहले मुद्दे जो होते थे वो एक एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे होते थे कि करप्शन के इशू पे पोलराइजेशन हो गया, इन्फ्लेशन पे पोलराइजेशन हो गया। लेकिन आज के जमाने में बेंचमार्क मुद्दे होते हैं जिसकी कसौटी पे जनता जो होती है अपने नेताओं को कसती है। तो उसी में कहीं ना कहीं जैसे ये सवाल आता है कि मोदी जी का सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, या केजरीवाल किस प्रकार से अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ पेश आते हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं एक राजनीतिक एनालिस्ट की नजरों में कौंधते हैं और उसको पूछने का एक धर्म भी बनता है। और उसी का नतीजा है कि 60% जनता ये कह रही है कि शायद कहीं ना कहीं उनकी नजर में ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल जी जो है वो तथ्यों को अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो दिल्ली की स्थिति है, वस्तु स्थिति है, वो बहुत ही कांटे की बनी हुई है। और इस परिस्थिति में 1-2% का वोट शेयर भी इधर उधर जाना कुछ भी करा सकता है। तो दिल्ली अभी भी एक खुली चुनौती है, एक ओपन बैटल है। ओपन बैटल है अनुज जी। इस ओपन बैटल में अगर अरविंद केजरीवाल का ये परसेप्शन बन जाए कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, इससे कितना नुकसान होगा? काफी नुकसान होगा दीपक जी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब लोगों को लगता है, और जो लोगों को लगता है उसी हिसाब से वो वोट भी डालते हैं। 60% लोग यदि दिल्ली में ये मान रहे हैं कि ये भाई जो है बातों को उटपटांग तरीके से पेश करता है, सच को झूठा, झूठे को सच दिखाने की हैसियत और काबिलियत इनके अंदर है, तो शायद लोगों का झुकाव उनकी ओर नहीं होगा। परसेप्शन की जो बात है वो कांग्रेस वाली जो है, 71% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस रेस से बाहर खुद हो रही है। तो ये परसेप्शन तो केजरीवाल साहब खुद पैदा करना चाहते हैं ताकि बीजेपी के साथ इलेक्शन पोलराइज हो जाए उनके बीच में। यदि कांग्रेस इस परसेप्शन को तोड़ती है तो उससे भी केजरीवाल को नुकसान होगा। और यदि केजरीवाल साहब की ये छवि बनी रहती है कि ये तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनको नुकसान होगा। मौलाना साहब, आपके नेता तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और दिल्ली की 60% जनता ये मानती है। मैं उन 37% वालों में से हूँ, बेफिक्र रहिए आप। लेकिन आप माइनॉरिटी में हैं। हाँ, माइनॉरिटी में तो हूँ, लेकिन माइनॉरिटी का भी कमाल आपको देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना दीपक भाई कहना चाहता हूँ, मतलब आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी का कमाल आपको वोट बैंक में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जितने अलग अलग नजरिए के लोग यहाँ बैठ के अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि हम सब अपनी अपनी जगह शायद सही होते हैं, मगर जो जनता होती है और जनता के दिमाग में जो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, ये जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। सर्वे जनता के बीच ही किया गया है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सड़क पर किया गया है दीपक भाई, सड़क का जो भी सर्वे होता है, मैं आपके सर्वे को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जब आदमी वोट करने जाता है तो वो जनरल देखता है कि आदमी कैसा है और कैसा नहीं है। तो वही तो आदमी के बारे में टिप्पणी है। अगर आदमी आपके नजर में सही नहीं है एज ए सर्वे, तो मुझे आप ये बताइए, इसी ऑफिस में, इसी दफ्तर में एक सर्वे आया था कि अभी भी लोगों की पसंद है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे चीफ मिनिस्टर की लाइन में सबसे आगे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता किसी बहके हुए को चीफ मिनिस्टर बनाना ज्यादा पसंद करती है? हुआ हम नहीं कह रहे हैं। किसी देखिए, ऐसे को मैं बताता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप कहाँ थे। उन्होंने कहा कि मैं हर उस आदमी को बिन्नी भाई, अगर मैं गलत हूं तो बताना। उन्होंने कहा कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। लेकिन जब करने की बात आई वो भाग गए जी। उन्होंने कहा था मेरा जनता दरबार लगेगा। उस टाइम तो वो स्पाइडर वन बन गए, वो 7वीं मंजिल पर चले गए सचिवालय की, और वहां से पिछला दरवाजा खोल के भाग गए। मफलर मैन है वो। भाग गए कि नहीं भाग गए? बिल्कुल भागे। उन्होंने कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी घोड़ा नहीं लूंगा, ले लिया। वीआईपी नंबर की बड़ी वाली गाड़ी ली। बड़ी वाली गाड़ी ली, वीआईपी नंबर की। उन्होंने कहा, मौलाना साहब बताइए अगर मैं गलत की गाड़ी में बैठा हूं। 10 कमरों का बड़ा बंगला, और पसंद करके जो लेटेस्ट बना हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लेटेस्ट डिजाइन का बना हुआ, वो चूज किया और एलजी को चिट्ठी लिखी। ये मुझे बंगले का डिजाइन तो पुराना, वो इंटीरियर नया रहा होगा, शायद नए तरीके से बनाया गया उसको। सर, और मेन चीज आप भूल गए कि लोकपाल पे सरकार छोड़ी और लोकपाल के लिए एक दिन प्रदर्शन नहीं किया, कि नियुक्त नहीं किया लोकपाल। धरना भी नहीं दिया उन्होंने, वो भी भूल गए। वो भी भूल गए। धरना दिया तो सोमनाथ जी, बड़ी बात क्या है, धरना दिया उन्होंने सोमनाथ जी के लिए दिया। हाँ। तो जन लोकपाल भी भूल गए। वो धरना किसी इस बार उनका मुद्दा जो है बिजली पानी नहीं है। हाँ। वो भी भूल गए। वो
मैं समझता हूँ जिस दीपक मुद्दे पे भाई, पार्टी बनी वही मुद्दा गायब है जन लोकपाल। अन्ना हजारे ने उनको इतना बड़ा स्टेज दिया, अन्ना हजारे को भूल गए। जन लोकपाल को लागू करना है, आज वो एजेंडे में ही नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, ना होर्डिंग में, ना बैनर में, ना कहीं कहने को। अन्ना हजारे जो है वो अब रालेगांव सिद्धि में बैठे, उनका आशीर्वाद भी नहीं लेने जाते हैं वो। दीपक भाई कमाल की बात है, मुझे बहुत अजीब लगता है और अच्छा भी लगता है कि सियासत में ही ऐसा कुछ होता है कि अगर कुछ वादा किया जाए तो ये कहा जाएगा झूठ बोल रहा है, वादा न किया जाए तो ये कहा जाएगा वादा नहीं करता है, अगर पोस्टर और बैनर में बात की जाए तो कहा जाएगा सिर्फ पोस्टर और बैनर बोलता है, अगर पोस्टर और बैनर में कुछ नहीं होता, वादा करो पर पूरा करो। मौलाना साहब वादा करो पर पूरा करो, आप पे आरोप झूठा वादा मत करो। पिछले चुनाव में जो कहा उसमें से आपने एक काम बता दीजिए ये किया तो सब जनता विश्वास। अच्छा एक काम बताइए जो उन्होंने पूरा किया हो। एक बता दीजिए। बहुत सारे काम और देखिए जहां तक मैं जानता हूं दीपक भाई, मैं आपको उन 51 कामों की लिस्ट सौंप दूंगा। एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने टीवी पे जरूर बता दीजिए। देखिए अगर आप इस बात को सामने लाएंगे हो गया क्या नहीं बिजली के 50 नहीं सिर्फ एक। आप अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, जन लोकपाल पे ही आ जाते हैं। केजरीवाल साहब कह रहे थे बिजली के बिल आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया। पार्टी बनी उसी विषय को नहीं बात करेंगे तो किस विषय को बात करेंगे? मैं कह रहा हूं जन लोकपाल में ही आप मुझे बताइए क्या हम लोगों ने जन लोकपाल के लिए चेष्टा नहीं की थी, काम नहीं किया था? दुर्भाग्यपूर्ण आपके पास आप मुझे ये बताइए क्या 50% बिजली के बिल कम नहीं हुए थे? आप ये बताइए क्या पानी का बिल माफ नहीं हुआ था? आपके पास उसका ड्राफ्ट तक तैयार नहीं था। मौलाना साहब आपने आज तक मोदी जी की सरकार उसको नियुक्त कर दे, उसके लिए कितने बार आपने प्रदर्शन किए? उस पे तो आप ठंडे बैठे हो। और मैं आपको लोगों की जरूरत है, आम आदमी पार्टी के पास लोग नहीं है आज। दिल्ली जी एक मिनट और, ये सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, तथ्यों को तोड़ मोड़ के बताते। आज आपने एक एलिगेशन लगाया सतीश उपाध्याय जी पे, छोड़ दीजिए उसको। शीला जी पे आपने इतने आरोप लगाए, एक भी आप साबित नहीं कर पाए। आपकी विश्वसनीयता जीरो है इन आरोपों पे। और ये सतीश उपाध्याय जी भी कह रहे तो आप प्रूव कीजिए ना कि उन्होंने किया है। ये तेज मीटर वाला जो है ये बड़ा मामला है दिल्ली का, तो आप क्यों प्रूव नहीं करते? कोई तेज मीटर का मामला नहीं है, जो चीज हमने वादे किए हिट एंड रन नहीं करना चाहिए। सारे बैनर्स पे बेईमान लिखा, लेकिन पहले ही मीटिंग में विपक्ष से नेता हर्षवर्धन से सबूत मांगा। आपके पास कोई प्रूफ है तो दे दीजिए, हम जांच करेंगे। अरे आपने पूरी दिल्ली की सभाओं में इस बात को पेपर का बंडल उठा के दिखाया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हम शीला दीक्षित जी को 15 दिन में जेल भेज देंगे। दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? सब चीजों को जानती है, क्योंकि पहले वादे आपने वही जाके किए और आज लोग वही बात आपसे पूछना चाहते हैं। आपने धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी के नंबर, अगर भाई ये मेरे पे स्विस बैंक के नंबर हैं जिनको आपने सब जगह स्टेज पे पढ़ के सुनाया, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूं, मैंने अपने सोर्स से निकाला है ये नंबर है। आज कहाँ है वो नंबर बताइए? दिल्ली की जनता इस बात को जानना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं किसी पार्टी को झूठ है तो हमें कभी गुरेज नहीं, क्योंकि झूठ के आधार पर उन्होंने इस पार्टी को। अश्विनी उपाध्याय जी संक्षेप में क्या केजरीवाल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? ज्यादातर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल तथ्य नहीं होता, तथ्यहीन बात करते हैं, बिल्कुल ही झूठ बोल देते हैं। जैसे आज उन्होंने पीसी किया है वो पूरी तरीके से झूठ है, उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा है। और इसीलिए हम कहते हैं कल तक या तो वो अपने तथ्यों को साबित करें अथवा संन्यास ले ले। या तो सतीश उपाध्याय जी ने बोला है कि अगर ये साबित कर देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, और अगर साबित नहीं कर पाते कितनी बार झूठ बोलोगे भाई? पिछले 1 साल से लगातार झूठ पे झूठ आप बोलते जा रहे हैं। इतनी झूठी पार्टी है तो इसके मेंबर बीजेपी में क्यों लिए जाते हैं? सर ये इतनी झूठी पार्टी है तो इसके मेंबर बीजेपी में आते तो उनको खुले दरवाजे क्यों मिल जाते हैं? ये झूठी आरजक पार्टी को आप क्यों बढ़ावा देते हो बीजेपी में? जरा पर्सनल सवाल है पर आप दे ही दीजिए जवाब। जो सच्चे लोग झूठ वहां फंस गए हैं उनको गंगा नहा लेते हैं क्या बीजेपी में आके? शहजाद भाई लोग गंगा नहा लेते हैं? शहजाद भाई जब लोगों को पता चलता है, अच्छा जैसे ही लोगों को, हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ। जब वहां पे लोगों को समझ में आता है कि ये झूठी पार्टी है और ये कांग्रेस की बी टीम है। मैं आपको बताता हूँ लोकसभा के टाइम में क्या हुआ। 450 सीटों पे लड़ने का फैसला कांग्रेस के माध्यम से हुआ। अच्छा। और जहां, एक मिनट सुनिए, हाँ। और 370 पेजों का सबूत, वही सबूत कांग्रेस को डरा के उसी के आधार पर सरकार बना लिया। कांग्रेस को वही तो डील का कारण बना। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई अगर समर्थन दे दो तो 370 पेजों का सबूत बाहर करूंगा। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों को बोलने का बिल्कुल राइट नहीं है। शहजाद भाई मुझे आपको यह कहना है कि आप, चूंकि कांग्रेस, आप भले इंसान हैं लेकिन आप ऐसी जगह फंसे हुए जहां आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है फिर आप मुद्दे से ना बात को भटकाएं। आज जो विषय है अच्छा अश्विनी भाई शहजाद से एक सवाल पूछ लूं। हाँ, प्लीज। शहजाद, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है?
सर, आम आदमी पार्टी के झूठेपन को हमने समर्थन देके उनके 18 जो झूठ वादे थे उनको एक्सपोज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये झूठी पार्टी आज इसलिए साबित हुई है क्योंकि कांग्रेस ने उनको एक्सपोज किया। अच्छा, आपने एक्सपोज किया? बिल्कुल, हमने एक्सपोज किया। और आपका सवाल कहां जाने वाला है मुझे पता है, पर हमने इनको एक्सपोज किया है और आगे भी हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को एक्सपोज करेंगे। इसीलिए हमारा नारा है कि 7 महीने जो झूठे वादे किए हैं उनको एक्सपोज करेंगे और दिखाएंगे कि कांग्रेस ही जो है एकमात्र विकास की धारा पे चल रही है। अभी मैं आपको आखिरी सवाल बताऊंगा तब आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो तो होना ही है। मैं रुका हुआ हूं। मैं डिबेट पे आता हूं तो मेरा दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। उसके लिए मैं रुका हुआ हूं। अनुराग के पास चलते हैं अगले 2 सवालों के लिए। जी हाँ, अगले धारा पे चल रही है। अभी मैं आपको आखिरी सवाल बताऊंगा तब आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो तो होना ही है। मैं रुका हुआ हूं। मैं डिबेट पे आता हूं तो मेरा दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। उसके लिए मैं रुका हुआ हूं। अनुराग के पास चलते हैं अगले 2 सवालों के लिए। जी हाँ, अगले 2 सवाल। इनमें से पहला सवाल ये दीपक के क्या 24 घंटे दिल्ली को बिजली देने का वादा जो मोदी ने किया है उसका फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? देखिए 53% लोग मानते हैं कि हाँ इसका फायदा बेशक मिलेगा, 40% मानते हैं कि नहीं ऐसे वादे का कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी को, और 7% कहते हैं कह नहीं सकते। इनकम वाइज लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए LIG लोअर इनकम ग्रुप के लोग मानते हैं 60% कि हाँ इससे फायदा होगा, 31% को नहीं लगता कोई फायदा होगा। MIG में हम गए तो 49% लोगों का मानना है कि इससे फायदा होगा, जबकि 45% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि फायदा नहीं होगा। आप देखिए 57% HIG के लोग मानते हैं कि फायदा होगा इस वादे से, और 37% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ऐसे वादे से कोई फायदा नहीं होगा। एक और वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वो अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फायदा। तो इस ऐलान से क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए वही आंकड़ा है, 60% लोग मानते हैं कि फायदा होगा, 35% लोग मानते हैं कि फायदा नहीं होगा, 5% ऐसे जो कह नहीं सकते। इनकम वाइज अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो LIG में आप देखिए 59% लोग मानते हैं कि हाँ फायदा होगा इस वादे से बीजेपी को, 35% नहीं मानते और 6% कह नहीं सकते। 58% कहते हैं कि हाँ फायदा होगा MIG ग्रुप में, जबकि 37% कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला, और 5% कह नहीं सकते। HIG हायर इनकम ग्रुप में जब हम गए तो 69% लोगों का मानना है कि हाँ इस वादे से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। केवल 27% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि फायदा नहीं होगा, और 4% वो थे जो कुछ कह नहीं पाए। दीपक बिल्कुल, तो यहां पर फिर से मोदी की बल्ले बल्ले, चाहे 24 घंटे बिजली देने का मामला हो या फिर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का। अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलूंगा। उपाध्याय जी, आपके सभी दांव जो हैं वो फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पूरे डिसीजन स्ट्रैटेजी के तहत लिए गए थे? देखिए, पहली बात दीपक भाई मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से जनता को, मोदी जी जो कुछ कहते हैं बाकायदा उस पर पहले पूरा होमवर्क होता है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है, उसके जितने भी फाइनेंशियल और भी जितने भी चीजें हैं वो सब गुड़ा भाग करके, और जो कुछ उन्होंने कहा वो करके दिखाया। उन्होंने गुजरात में इन्वर्टर फ्री बनाया। अहमदाबाद में आप चले जाइए, आपको एक भी जनरेटर इन्वर्टर नहीं मिलेंगे। ये जानते हैं लोग, ये पूरा देश जानता है। इसलिए दिल्ली की जनता मानती है कि अगर मोदी जी ने वहां करके दिखाया तो यहां भी होगा। चाहे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, अगले 5 सालों में उसको हम करने वाले हैं। 2020 तक सब कुछ वहां पे वो सारी सुविधाएं कर दी जाएंगी जो बाकी जगह होती है। ऐसे ही उन्होंने जो झुग्गी वाली बात बताई, 2022 तक दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाने का जो मोदी जी ने वादा किया है उसको पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमने जो कुछ कहा है वो करेंगे, उसको बिल्कुल पूरी प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं। वो संभव है, हमारा इंटेंशन है करने का, हमारी नीयत ठीक है। हम झूठे वादे नहीं करते, ना हमें खाना है ना खाने देंगे। हमारा इंटेंशन बड़ा साफ है, इसलिए हम सब कुछ संभव है। मनु, यहां पर सबसे बड़ा सवाल, ये दोनों सवाल आपने चयन किए, आर्बिट्रेरी चयन था या प्रधानमंत्री के भाषण को पिक करते हुए इन दोनों सवालों का चयन किया गया? देखिए दीपक जी, इन सवालों का चयन करते हुए एक बात ध्यान में रखी गई थी कि जनता किस बात को लेकर किसी एक पार्टी की तरफ कदम बढ़ाएगी या कदम खींचेगी। तो जब उन्होंने 24 घंटे बिजली का ऐलान किया या फिर जो गैर कानूनी झुग्गियां हैं उनको रेगुलराइजेशन की बात थी, तो उसमें जनता साफ तौर पे कह रही है कि हाँ भाई उन्हें फायदा होगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो फायदा कितना होगा और कब होगा, और इतना होगा भी कि भाई मोदी जी जो है वो बीजेपी की नैया दिल्ली में बड़े आराम से पार लगा देंगे, ये अभी देखना बाकी है। बीजेपी जो है आपके मुकाबले अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ
53% लोगों ने बिल्कुल माना है कि 24 घंटे बिजली आने का फायदा होगा। 60% लोगों ने बोला है कि भाई ठीक है, गैर कानूनी झुग्गियों का जो है रेगुलराइजेशन होगा, लेकिन अंत में बात यह आती है कि वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा। तो अभी वो जो है सवाल के घेरे में है। अभी वो सवाल के घेरे में। अनुज जी, जो ये बातें चुनाव से पहले होती हैं, लेकिन लोगों में संशय बना रहता है। जैसे ऑर्डिनेंस की कॉपी मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस कह रही है झुटावा है, छलावा है, ऐसा ग्राउंड पे कुछ होने वाला नहीं है। वाकई वोट में कन्वर्ट होने के लिए एक एश्योरेंस चाहिए होता है लोगों का। ये तमाम वादे जो हैं वो चुनाव के टाइम होते हैं और चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वो भरोसा लोगों में कैसे कायम होगा कि जो घोषणाएं हुई हैं उसका जमीनी इंप्लीमेंटेशन भी होगा। दीपक जी, यदि मैं चुनावी उम्मीदवार बनकर के कोई वादा करूं या कोई घोषणा भी करूं तो वो वादे के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि मेरी सरकार तो 2 महीने बाद, महीने भर बाद चुनाव में चली जानी है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है जो अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के बारे में, तो वो सरकार तो अगले 4.5 साल रहने वाली है, तो वो तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो सर्वोच्च सरकार ने वो निर्णय लिया हुआ है। जहां तक बिजली वाला विषय है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता भी बता रहे थे, मोदी जी ने गुजरात में करके दिखाया है। और बिजली अचानक नहीं बनती है, बिजली बनाने में आपको कोयला भी लगना है, जमीन भी लगनी है, संयंत्र भी लगने हैं, और उसको सप्लाई करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चाहिए। जो गुजरात मॉडल था इंफ्रास्ट्रक्चर का, फीडर लाइन सेपरेशन का, उसको तो आज सभी प्रदेश उसको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे बिजली शायद उतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आमतौर पर अधिकांश क्षेत्रों में बिजली रहती है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत जाती है। एनसीआर की तुलना यदि आप करेंगे तो दिल्ली में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है लगातार। लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के अधिकृत होने से, जैसा कि जिस दिन कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे थे वित्त मंत्री जेटली साहब, उन्होंने कहा कि 60 लाख लोगों को इसका फायदा होना है। जिनके वो मकान है उनको तुरंत फायदा होना है कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाने हैं, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट होगा तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा हुआ है कि 2022 तक वो सभी भारतीयों के पास अपना घर देखना चाहते हैं, उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़नी है और किसी के भी जीवन में जीवन स्तर सुधरने के लिए अपना मकान, पक्का मकान, शौचालय युक्त मकान होना बहुत आवश्यक होता है। ये जो वादे मोदी साहब कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी विभिन्न चरणों में नीतिगत रूप से फाइलों में तो फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। ऐसा हम जब कैबिनेट की ब्रीफिंग या मंत्रियों की हलचल को देखते हैं उससे लगता है, लेकिन जमीन पर कब काम शुरू होगा उसकी ओर जनता का इंतजार जरूर है। जनता का इंतजार जरूर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो मसला है उसको लेकर कई सारे हीले हवाले दिए गए, कई बार कोशिश की गई। शहजाद पूनावाला यह आर्गुमेंट हमेशा करेंगे कि सब कुछ शीला दीक्षित ने किया है, 15 साल में उन्होंने बिजली दी, उन्होंने पानी दी। आप तो रिकॉर्ड ही चेक करते रहते हैं, आप तो रिकॉर्ड ही चेक करते रहते हैं। सर एक मिनट बाद 3000 कॉलोनियों को सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों ने लीगलाइज कराया। झुंझुना पकड़ा दिया आप सर, वो ठीक है ना। झुंझुना। आप मुझे ये बताइए दीपक चौरसिया जी कि आपको ये जो निर्णय लिया गया है कैबिनेट द्वारा उसका नोटिफिकेशन मिला? नहीं मिला ना। अब मैं आपको दूसरा बताऊं, 15 लाख की जैसे आप इंतजार कर रहे हो ना काले धन का, उसी तरह ये नोटिफिकेशन का भी इंतजार करेगी दिल्ली की जनता। और 24 घंटा बिजली तो दिल्ली में थी, बिगाड़ने वाले पीयूष गोयल, उसको उजागर करने वाले हमारे अरविंदर लवली रोज पसीना बहाते थे रस्ते पे, आप रोज कवर करते थे। तो पहली बार बिजली गुल करने वाले तो ये लोग थे। नहीं, पीयूष गोयल भी आरोप लगाना गलत है। इन्वर्टर खरीदने का काम मैंने आपकी बात नहीं, इन्वर्टर खरीदने का काम तो शीला दीक्षित ने मेरे को करवाया। इन्वर्टर मेरे घर में तब खरीदा गया जब शीला दीक्षित की सरकार आई। सर तेज मीटर लगाने का काम ये कह रहे सतीश उपाध्याय ने करवाया। नहीं, तेज मीटर 10,000 रुपए के बिल आ रहे हैं मेरे घर पे, दो बल्ब जल रहे हैं। तो थैंक यू शीला दीक्षित को बोलो ना, बीएसईएस को बोलो जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन के बाद तो आपके रिलायंस को, टाटा, रिलायंस, इनको बिजली किसने दी? और इनको मीटर किसने दिया? सतीश उपाध्याय ने। तो इनको मीटर देने का टेंडर किसने दिया? यानी बीजेपी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग। रिलायंस है। नहीं, यानी बीजेपी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग थी। अश्विनी उपाध्याय को पूछिए, पर मैं आपको और एक बताता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कुछ। अश्विनी जी देखिए, अश्विनी जी मैं आपको पूछूंगा कि एनसीएनएल के डायरेक्टर और शेयर होल्डर कौन है, तो आप थोड़ा सा एम्बैरस हो जाएंगे। अभी अरविंद
अगर मैं आपको कहूंगा ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं शहजाद भाई, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा, पर जब मौलाना साहब बोल रहे थे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। सतीश अश्विनी भाई जवाब दीजिए आप। नहीं, आप वही गलती कर रहे हैं। क्या आप वही गलती कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने आज किया है। आप भी उसी झूठ वाले रास्ते पर आगे मत बढ़िए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, आज जो उन्होंने आरोप लगाया उसके आधार पे सतीश जी ने बोल दिया है। आप भी बताइए कि अगर वो आरोप नहीं सिद्ध होगा तो आप कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, आजीवन संन्यास ले लेंगे? आप मुझे ये बताइए, ऐसी गलत चीजें मत करिए। मैं आपको बताता हूं ना, बिजली कटौती की बात है, मैं आपको बताता हूं, पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने बिजली को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। अरे सुनिए तो, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं किया। सुनिए तो, आप जो कांग्रेसियों पे आरोप लगाते तो अगर वो साबित नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री दे देंगे इस्तीफा। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। जो आरोप रोज लगाते हैं हमारे कांग्रेसियों पे, सोनिया गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर, एक एफआईआर तो की नहीं आपने आज तक, तो आप इस्तीफा दे दोगे? पहले प्रधानमंत्री से पूछ के इस्तीफा देने को तैयार हो तो मेरा भी ले लीजिएगा, मैं भी तैरने को तैयार हूं। फिर अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अनुराग, अगला सवाल लेते हैं। शहजाद, जहां की बात चल रही वहां की बात सुनो। आप बांग्लादेश की कर रहे हो बात और हमसे कर रहे हैं यहाँ की बात करो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो पूछा गया दिल्ली की जनता से दीपक, वो ये था कि क्या नरेंद्र मोदी सक्षम और ईमानदार नेता हैं? ये देखिए 71% लोगों का मानना है कि हां वो एक ईमानदार नेता है, जबकि केवल 26% लोग ये मानते हैं कि नहीं वो ईमानदार नहीं है, और 3% इसमें भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। इनकम वाइज इस डेटा को हम चेक कर लेते हैं कि इनकम वाइज लोगों ने क्या कहा। देखिए LIG लोअर इनकम ग्रुप में 73% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ वो एक सक्षम और ईमानदार नेता है, 24% नहीं मानते इस बात को, 3 कह नहीं सकते। आप देखिए 67% लोग MIG में कहते हैं कि हाँ वो एक सक्षम और ईमानदार नेता है, 29% लोग नहीं मानते इस बात को, 4% कह नहीं सकते, और हायर इनकम ग्रुप में 81% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक सक्षम और ईमानदार नेता है, 17% ऐसे हैं जो ये नहीं मानते, और 2% कह नहीं सकते। दीपक, बेहद दिलचस्प है अनुराग। एक राय सबकी है कि नरेंद्र मोदी बेहद सक्षम और ईमानदार नेता है, क्योंकि उनका जो ये इंडेक्स है वो 71% के आसपास जाता है। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार आखिरकार दिल्ली में बनेगी? बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, या फिर किसी गठबंधन की? कहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस, शहजाद पूनावाला की कांग्रेस सपोर्ट तो नहीं करने जा रही? तो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे। मोदी की रैली के बाद दिल्ली के चुनावी हालात कितने बदले हैं, इसका सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक सर्वे आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अनुराग के पास ले चलता हूं सीधे अगले सवाल के लिए। अगला भी सवाल और आखिरी भी सवाल दीपक, के दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? यह सवाल जब पूछा गया तो देखिए 50% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, 34% का मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 1% लोगों का मानना है, 1% कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा 7% लोग मानते हैं, और 7% ही कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? यह सवाल पूछा गया था जनता से और ये जवाब आया है। इसको देख लेते हैं इनकम वाइज क्या कहा लोगों ने। ये देखिए आप, LIG ग्रुप 48% लोग मानते हैं बीजेपी की सरकार, MIG में 48% और 62% HIG ग्रुप में मानते हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, जबकि 38, 33 और 32 का आंकड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए 1, 2, 1, शहजाद पूनावाला देख रहे होंगे इस आंकड़े को। गठबंधन की सरकार बनेगी मानना है LIG में 3% लोगों का, 10% MIG में और 3% HIG ग्रुप में। दीपक, बिल्कुल, और शहजाद गा रहे हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नहीं सर, आप इसलिए क्योंकि अगर इस सवाल में पूछा होता कि सबसे ज्यादा लोगों के मुद्दों को कौन सी पार्टी उठाएगी तो कांग्रेस 100 पे आती। ये सवाल ही आपने सरकार वाले पूछे, और आपको पता है हमारे, मतलब आपको पता है कि सरकार से कांग्रेस की डोर टूट गई? नहीं, हमारे उपाध्यक्ष ने भी कहा है कि सत्ता की भूख और हवस हमें नहीं है, लोगों की वो देन है कि वो सत्ता में 65 साल सत्ता में डाला ना सर। बीजेपी को तो 65 साल रिजेक्ट किया ना। हम लोग जो है जनता बनी 1980 में है यार सर, उससे पहले जनसंघ थी, हिंदू सर। जनसंघ कहाँ पे बनी आपको पता है? बनी है वो सर? अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं कि जो ये लोग जनसंघ 1969 में बनी? नहीं, 1951 में बनी। 1951 में बने। हाँ। तो
पहली बात तो ये है कि इनके सारे जो शीर्ष नेता है वो नेहरू जी की कैबिनेट में भी उनको मौका मिला था, पर वो बात अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता की भूख और हवस पे कांग्रेस ने कभी काम ही नहीं किया, इसलिए लगातार कांग्रेस को लोगों ने सत्ता दी है और आज भी हम नहीं कर रहे। इसमें 1% आए, 0% आए, जनता की आवाज को, दिल्ली की आवाज को, दिल्ली के दिल की आवाज को आगे पहुंचाने तक, और इन दोनों पार्टियों की, मतलब इनकी और बीजेपी की जो पूरी एक्सपोजे है उसको करने में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी त्रिलोकपुरी में आग निपटा रहे, जो सांप्रदायिक आग लगाई जा रही है, जो स्लम्स तोड़े जा रहे हैं वसंत कुंज के पीछे, वहां पे राहुल गांधी कब लगाई थी सांप्रदायिक आग? आपको पूछना चाहिए, केंद्र मंत्रालय को पूछना चाहिए कि कब लगाई थी वो सांप्रदायिक आग? जब रन फॉर यूनिटी हो रहा था और आपके पीआर करने वाले प्रधानमंत्री अक्टूबर के महीने में था। उसके बाद से कहा है? उसके बाद से आपने देखा नहीं, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कल थे ना, उसके बीच में कहाँ थे सर? अगर आपको उसके बीच में कहाँ थे भाई? शहजाद पूना तो सर, मेरे राहुल गांधी जी जो है वो देश के नेता है, वो हर जगह हर स्टेट में ट्रैवल करते हैं। आपने कहा मोदी जी की तरह सिर्फ चुनावी पंछी नहीं है कि चुनाव से पहले आ गए और बैठ गए और भाषण देके चले गए। वो तो सब जगह जाते, केरला गए, पंजाब गए, देश का काम दिख रहा है, पाकिस्तान पे काम दिख रहा है, काले धन का काम दिख रहा है, सब काम दिख रहा है मुझे। मोदी जी ताला लगाते हैं पीएमओ पे, हरियाणा चले जाते हैं, फिर एनसीपी के साथ गठबंधन करने महाराष्ट्र चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर मिशन 44 जो फेल हो जाता है वो करने जाते हैं। देश का काम कब करते हैं? राहुल गांधी जी क्या काम करते हैं? राहुल गांधी जी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करने का काम करते हैं। उसके अलावा युवा कांग्रेस एनएसयूआई का जिसका वो चार्ज लेते हैं, वहां पे इलेक्शन कराने का काम करते हैं। इसके अलावा लोगों की बातों को पार्लियामेंट ले जाने का काम करते हैं। उसके अलावा त्रिलोकपुरी में जब आग लगाई जाती है उसको रोकने का काम करते हैं। तो अब बीजेपी के लोग आज चर्च वापस जलाया। आप केंद्र सरकार से पूछे क्या कर रही है, गृह मंत्रालय से पूछे 30% रेप क्यों बढ़े हैं, आप पूछे इनसे सवाल। 7 महीने का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? अच्छा, दिल्ली में वो केमियो अपीयरेंस देंगे क्या, गेस्ट अपीयरेंस चुनाव में? हमारी पार्टी का ये उसूल है कि 4-12 रैलियां सोनिया गांधी राहुल गांधी करते हैं, बाकी के रीजनल लीडर्स को मौका दिया जाता है, सशक्त किया जाता है। ये वन मैन पार्टी नहीं है कि जहां पे गृह मंत्रालय, जहां पे राजनाथ सिंह भी ट्वीट करते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार तो उनको डिलीट करना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी की प्रथा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप गांधी परिवार से बाहर का पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे? अगले चुनाव में पूरे कांग्रेस पार्टी को, और आपको भी नहीं होता है, आप चुनाव लड़िए। सोनिया गांधी जी हर 5 साल में चुनाव लड़ती है। इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन के लिए कोई भी जा सकता है। मैं तो कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, मैं तो लोकसभा चुनाव। मैं इंटरनल इलेक्शन की बात करो जिसके तहत हमारे अध्यक्ष चुने जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। कांग्रेस की सरकार बन रही है लेकिन 1% लोग बना रहे हैं सिर्फ। ये दीपक भाई अभी 1% बना रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद और जो यूपी बिहार में इलेक्शन होंगे उसमें ये आपका आंकड़ा 0% आ जाएगा, क्योंकि फूट डालो और राज करो ये नीति बहुत दिन नहीं चलती है। पाप का घड़ा कांग्रेस का पूरी तरीके से भर चुका है। सर, कंटोनमेंट में आपके 3% वोट गिरे हैं, हमारे 11% बढ़े हैं। तो आप जरा जो असल पूरे देश में, पूरे देश में। और अश्विनी जी, मैं चाहता हूं कि आपको भी टिकट मिल जाए ताकि आपकी भी एकदम करारी हारो कांग्रेस के। पूरे देश में सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे भी थे 401 टाइम पे। भारतीय जनता पार्टी के हैं सबसे ज्यादा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सबसे ज्यादा कैंट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। आप अगर वाराणसी में 7 सीट हार गए प्रधानमंत्री की जगह पे, एमएलए भारतीय, लखनऊ में 8 सीट हार गए SC भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अनुज जी, चलते चलते ये सर्वे क्या बताता है हमको? ये सर्वे क्या बताता है कि मोदी की रैली का इम्पैक्ट हुआ है? ये सर्वे वास्तव में ये बताता है, क्योंकि रैली के पहले जो आपने सर्वेक्षण पार्टियों के लिए बताया था वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। आज वो कॉन्टेस्ट थोड़ा दूर होता हुआ नजर आ रहा है और ये मोदी इम्पैक्ट ही कहा जाएगा। भाजपा उनके सहारे ही दिल्ली का चुनाव लड़ते हुए दिख रही है। शायद ये भाजपा के लिए त्रासदी की बात हो सकती होगी, लेकिन यदि मोदी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हाल के विधानसभा चुनाव में भी हम सबने देखा है वो। भिन्नी जी, नहीं देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इससे पहले प्रचार कर रही थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली से अपना प्रचार शुरू किया और इससे बहुत तेजी से कुछ चीजें बदली हैं। क्योंकि बिजली को लेकर एक ऐसी क्रांति की बात की गई है कि बहुत सारी कंपनियां होंगी आप जिससे सस्ती दाम पे मिलेगी, ये बहुत सारी चीजें। आप पानी को लेकर जो प्रॉमिस हुआ है और बाकी जो चीजें हुई हैं उससे माहौल तो बदला है। दिल्ली में लोगों को दिखता है कि कुछ ना कुछ चीज चेंज हो रहा है और एक रैली मुझे लगता है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और रैलियां होंगी और सारी चीजें होंगी तो उससे बहुत तेजी से रिजल्ट बदलेगा। बहुत तेजी से रिजल्ट बदलेगा।
और बहुत तेजी से दिल्ली की परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन एक बात साफ है, और इस सर्वे से एक बात बहुत साफ होकर निकली है, साफ होकर उभरी है कि मोदी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के सेंट्रल फिगर बनते जा रहे हैं। मोदी के जादू पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, और ये सर्वे में भी दिखाई दे रहा है कि मोदी का जादू दिल्ली के चुनाव में सर चढ़कर बोलेगा। और फिलहाल केजरीवाल का जादू मोदी के सामने फीका पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।